आज हम लोग देखने वाले हैं किसके बारे में, क्या था लास्ट में, गेमे उधर उल्टा ना जी, डायसियस मोनोसिस ये सब हो गया। चलो ठीक है, आज हम लोग देखने वाले हैं फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। क्या देखने वाले हैं? फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। फर्टिलाइजेशन इवेंट्स और गैमेट ट्रांसफ़र वो छूट गया है ना। चलो गैमेट ट्रांसफ़र को पहले देख लो तब उसको देखेंगे। पहले गैमेट ट्रांसफ़र को देखते हैं। गैमेट ट्रांसफ़र यानी युग्मक स्थानांतरण। युग्मक स्थानांतरण गैमेट ट्रांसफ़र। गैमेट ट्रांसफ़र का अगर यदि हम बात करें तो कह सकते हैं इसमें, जैसे देखो हम लोग क्या देखें कि मेल का बॉडी में क्या बनता है, मेल गैमेट, मेल का बॉडी में मेल गैमेट और फीमेल का बॉडी में फीमेल गैमेट। अब जो है यहाँ बना मेल का बॉडी में मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल गैमेट और फीमेल का बॉडी में फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फीमेल गैमेट। अब जब दोनों मिल गया, दोनों मिलने के बाद यहाँ हो गया, क्या किया, फ्यूज किया। क्या किया? फ्यूज। और फ्यूज करने के बाद यहाँ पर जो है जाइगोट बना। लेकिन ये फ्यूज किया कब? पहले दोनों एक जगह हुआ। पहले दोनों क्या हुआ? एक जगह हुआ, यानी नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों एक जगह जो स्थानांतरित हुआ, यानी नर युग्मक मादा युग्मक के पास जो आया, इसी को हम कहेंगे क्या? युग्मक स्थानांतरण। क्या कहेंगे? युग्मक स्थानांतरण। यानी गैमेट का जो ट्रांसफ़र होता है मेल गैमेट का फीमेल गैमेट के पास, उसी को हम कहते हैं गैमेट ट्रांसफ़र। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, यहाँ हम लिख सकते हैं कि नर युग्मक का मादा युग्मक के पास स्थानांतरित होना, नर युग्मक का मादा युग्मक के पास, किसके पास? मादा युग्मक के पास, मादा युग्मक के पास स्थानांतरित होना, स्थानांतरित होना गैमेट ट्रांसफ़र कहलाता है। गैमेट ट्रांसफ़र कहलाता है। क्या कहलाता है? गैमेट ट्रांसफ़र। अब इसी के नीचे हम नोट में लिख लेंगे, है ना। अब गैमेट का ट्रांसफ़र देखो कौन कौन विधि से होता है। अब जैसे कुछ जलीय जीव है, जैसे उभयचर वगैरह सब है ना, ये सब जीवों में क्या होता है कि अब अपना गैमेट को जल में रिलीज कर दिया, मेल भी अपना गैमेट को और फीमेल भी अपना गैमेट को जल में रिलीज कर दिया। अब जल में जाने के बाद दोनों तैरते तैरते एक दूसरे से मिल जाता है जाके, पहला कंडीशन ये हुआ। दूसरा कंडीशन क्या होता है कि उच्च स्तरीय जंतु जो होता है उसमें एक विशेष प्रकार की क्रियाएं होती है जिसे कहते हैं कोपुलेशन, यानी मैथुन करना, है ना। तो कोपुलेशन के माध्यम से मेल का बॉडी से जो स्पर्म होता है वो फीमेल का बॉडी में चला जाता है ना। तो ये हो गया। उसके बाद पादपों में अगर यदि बात करें तो उच्च स्तरीय पादपों में, पुष्पीय पादपों में, उसमें परागन के बाद गैमेट जो है यानी परागकण जो है वो पोलन ट्यूब के माध्यम से पहुंचता है। किसमें? तो वो जो है ओवरी में फीमेल गैमेट के पास पहुंचता है। तो तीनों में देखें कि अलग अलग टाइप का होता है, तो तीनों को हम लोग शॉर्टकट में यहाँ लिखेंगे। ऐसे तो इस सब के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर में। यहाँ इतना लिख लेंगे सिर्फ कि कुछ जलीय जीवों
तथा उभयचरों में गैमेट का ट्रांसफर जल के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है? जल के माध्यम से होता है। यानी जिसमें बाह्य निषेचन होता है उसमें जल के माध्यम से होता है, और जिसमें आंतरिक निषेचन होता है ना, उसमें कोपुलेशन विधि के द्वारा होता है। उच्च स्तरीय जंतुओं में युग्मक स्थानांतरण कोपुलेशन यानी मैथुन, कोपुलेशन का हिंदी क्या होता है? मैथुन। कोपुलेशन यानी मैथुन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? मैथुन के द्वारा होता है। उसके बाद पादपों में, या पुष्पीय पादप कहेंगे। कौन पादप कहेंगे? पुष्पीय पादपों में परागन होने के बाद परागकण पराग नलिका के द्वारा, किसके द्वारा? पराग नलिका के द्वारा कहाँ पहुँचता है? ओवरी में उपस्थित फीमेल गैमेट के पास पहुँचता है। कहाँ पहुँचता है? फीमेल गैमेट के पास पहुँचता है। क्या कोई प्रॉब्लम इसमें? पुष्पीय पादपों में परागन होने के बाद परागकण परागनलिका के द्वारा ओवरी में उपस्थित फीमेल गैमेट के पास पहुँचता है। किसके पास पहुँचता है? फीमेल गैमेट के पास पहुँचता है। क्या समझने में परेशानी नहीं होता है? अब देखो इसमें होता क्या है। इसमें होता क्या है? फीमेल गैमेट के पास पहुँचता है। इसमें होता क्या है? अब मान के चलो फ्लावर है, ये फ्लावर है। क्या है? फ्लावर है। शॉर्टकट में यहाँ बता रहे हैं, ये फ्लावर है। अब क्या होता है कि इसमें यहाँ जो है मादा जननांग है, और इसी में यहाँ क्या होता है? नर जननांग होता है ना। या दूसरे पादप से भी आ सकता है नर जननांग, प्रजाति समान होना चाहिए। अब इसमें ये है परागकोश, पढ़ाएंगे तुम लोगों को, इसके बाद यही स्टार्ट करने वाले हैं। ये परागकोश से निकलता है क्या? परागकण। ये परागकण आ गया हवा के माध्यम से, जल के माध्यम से, जो भी माध्यम से हो, स्टिग्मा पर। अब यहाँ पर समान प्रजाति का रहा तो अंकुरित हुआ। अंकुरित होने के बाद ये धीरे धीरे 2 पोलन ग्रेन अंकुरित होता है, तब यहाँ पोलन ट्यूब का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है?
पोलन ट्यूब का, और इसके अंदर यहाँ पर होता है ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर होता है एम्ब्रियो सेक, इसी के अंदर होता है एग सेल, और यह जो पोलन ट्यूब है, ये पोलन ट्यूब यहाँ से ये ऐसे करके एग सेल के पास पहुँच जाता है। तो इस तरह से जो है इसमें पहुँचता है। और हम लोग जंतु तो जानते हैं कि कोपुलेशन विधि के द्वारा होता है। कौन विधि के द्वारा होता है? कोपुलेशन विधि के द्वारा होता है। क्या कोई प्रॉब्लम इसमें? तो क्या देखें हम लोग यहाँ देखें कि गैमेट जो है हमेशा नर युग्मक मादा युग्मक के पास पहुँचता है, जनरली जो देखने के लिए मिलता है ना। नर युग्मक मादा युग्मक के पास पहुँचता है, उसी को गैमेट ट्रांसफर कहते हैं। अब कुछ जलीय जीवों में, उभयचरों में गैमेट का ट्रांसफर जो है जल के माध्यम से होता है। उच्च स्तरीय जंतुओं में गैमेट का ट्रांसफर कोपुलेशन यानी मैथुन विधि के द्वारा, सहवास के द्वारा, है ना, मेल का बॉडी से फीमेल का बॉडी में पहुंच जाता है। और पुष्पीय पादप में जैसे परागन का क्रिया होता है, गैमेट का स्थानांतरण होता है ना, प्राइफ्त्रिकेसर के स्टिग्मा पर, उसके बाद जो है परागनलिका के द्वारा जो है ये ओवरी में, है ना, ओवरी में उपस्थित फीमेल गैमेट के पास पहुंच जाता है। कोई प्रॉब्लम? ये हो गया। अब हम लोग देखने वाले हैं यहाँ फर्टिलाइजेशन। जब दोनों एक जगह हो गया तब दोनों मिलेगा, है ना। तो मिलेगा तो इसका मतलब कौन क्रिया होगा? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का हिंदी होता है निषेचन। क्या होता है? तुम लोगों का क्या किया है एनसीईआरटी में? पहला चैप्टर है ना, पहला, उसके बाद 10वां, उसके 10वां नहीं कहो, 9वां चैप्टर, पहला, 9वां और 16वां चैप्टर को हटाया है। ये 3 चैप्टर को हटा दिया है ना। बेसिक में जो पढ़ रहे हैं हम लोग, इसका कुछ चीज़ को हटाया है ना, तो वो सब चीज़ को हम लोग नहीं देख रहे हैं। उतने चीज़ देख रहे हैं इसमें भी जितना कि तुमको दूसरा और तीसरा चैप्टर में पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगा। और ये 3 चैप्टर हटाया, बचा 13 चैप्टर, है ना। वो हटाने से कोई ये नहीं है। ये दोनों चैप्टर मुश्किल से जो है 10 से 12 दिन का क्लास है, 16वां और 9वां चैप्टर। तो 5वां हटाता, चौथा हटाता, छठा हटाता, तीसरा हटाता ना, दूसरा, तीसरा, 5वां, छठा, यही 4 तो चैप्टर दिया है तुम लोगों में, जो कि कम से कम 5 महीना जाएगा। और बाकी सब वही 10 दिन, 8 दिन, 15 दिन बहुत हो गया। अब देखो, अगर फर्टिलाइजेशन का बात करते हैं, निषेचन का बात करते हैं, तो निषेचन में क्या होता है तुम ही लोग बताओगे? कह सकते हैं नर युग्मक यानी मेल गैमेट एवं मादा युग्मक यानी फीमेल गैमेट के संयुग्मन को, संयुग्मन मतलब क्या? फ्यूजन को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। निषेचन कहते हैं। निषेचन कहते हैं। यानी नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संयुग्मन को हम क्या कहते हैं? निषेचन। दोनों प्रकार के गैमेट के फ्यूजन को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। दोनों प्रकार का जो गैमेट मिलता है उसी को हम लोग फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन कहते हैं। निषेचन 2 प्रकार का होता है मुख्यतः। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का निषेचन का प्रकार, है ना। निषेचन का प्रकार लिखेंगे, निषेचन का प्रकार यानी टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, निषेचन का प्रकार। अब निषेचन का प्रकार का बात करें तो यह मुख्य रूप से कितने प्रकार का? यह मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। यह मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल
फर्टिलाइजेशन यानी आंतरिक निषेचन। क्या? आंतरिक निषेचन। और दूसरा है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। क्या है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन यानी कौन निषेचन? बाह्य निषेचन। कौन निषेचन? बाह्य निषेचन। कौन निषेचन? बाह्य निषेचन। अब आंतरिक निषेचन का बात करें। आंतरिक निषेचन का बात करें, किसका बात करें? आंतरिक निषेचन यानी इंटरनल फर्टिलाइजेशन का। इंटरनल फर्टिलाइजेशन का यानी आंतरिक निषेचन का। आंतरिक निषेचन का अगर यदि हम बात करें तो आंतरिक निषेचन क्या होगा? आंतरिक निषेचन क्या होगा? कह सकते हैं जब निषेचन की क्रिया, जब निषेचन की क्रिया मादा के शरीर के अंदर हो, मादा के शरीर के अंदर हो, जब निषेचन की क्रिया मादा के शरीर के अंदर हो, इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। कौन फर्टिलाइजेशन कहा जाता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। यानी निषेचन का बात करें तो दोनों प्रकार का युग्मक जो मिलता है उसी को हम क्या कहते हैं? निषेचन, है ना। अब निषेचन बोले कितना प्रकार का? निषेचन कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। कौन कौन निषेचन? आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन, यानी इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। आंतरिक निषेचन का बात करें, आंतरिक निषेचन का बात करें, अब निषेचन जब होगा शरीर के अंदर तो किसके शरीर के अंदर होगा? मादा के शरीर के अंदर। अब जब बाहर होगा तो किसके? तो दोनों में से किसी का, दोनों का शरीर के बाहर, है ना। तो ये जो आंतरिक निषेचन है इसमें निषेचन की क्रिया जो होती है यानी युग्मक संयुग्मन की क्रिया जो होती है वो शरीर के, मादा के शरीर के अंदर होता है। मादा के शरीर के अंदर होता है। जब मादा के शरीर के अंदर होगा तो उसे हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहेंगे, और जब मादा के शरीर के बाहर होगा तो उसे कौन फर्टिलाइजेशन कहेंगे? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। कौन फर्टिलाइजेशन? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन यानी बाह्य निषेचन। कौन निषेचन? बाह्य निषेचन यानी कौन निषेचन? बाह्य निषेचन। पानी पड़ने लगा, है ना। बाह्य निषेचन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किसको कहा जाएगा? अभी तुरंत बोले, जब निषेचन की क्रिया मादा के शरीर के बाहर हो, जब निषेचन की क्रिया, जब निषेचन की क्रिया मादा के शरीर के बाहर हो, शरीर के बाहर हो, जब निषेचन की क्रिया मादा के शरीर के बाहर हो, बाह्य निषेचन कहलाता है। क्या कहलाता है? बाह्य निषेचन कहलाता है। जब निषेचन की क्रिया मादा के शरीर के बाहर हो तो बाह्य निषेचन कहलाता है। और यह निषेचन जो है, यह निषेचन कौन माध्यम में संपन्न होता है? यह निषेचन सामान्यतः केवल जल कहेंगे, सामान्यतः कौन माध्यम में? जल माध्यम में संपन्न होता है। जल माध्यम में, जल माध्यम में संपन्न होता है। कौन माध्यम में संपन्न होता है? जल के माध्यम में संपन्न होता है। बाह्य निषेचन की क्रिया कौन माध्यम में? जल के माध्यम में संपन्न होता है। कौन माध्यम में संपन्न होता है? जल के माध्यम में संपन्न होता है।
कभी कभी पूछ देता है, बाय निषेचन को यहाँ है ना इम्पोर्टेंट कर देंगे, ये VVI है ना, बहुतों बार पूछा जा चुका है 2 नंबर वाला क्वेश्चन में। तो यहाँ पर हम लोग बाय निषेचन का हानि देख लेंगे। क्वेश्चन पूछता है क्या, क्वेश्चन पूछेगा तुम लोगों का बाय निषेचन का हानि। क्वेश्चन पूछेगा कि बाय निषेचन क्या है तथा इसके हानियों को लिखे। व्हाट इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है ना एंड डिसएडवांटेज ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और इसमें कह सकते हैं कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या है, और कह सकते हैं कि इसका जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का हानि है, डिसएडवांटेज है, उसके बारे में पूछ सकता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कह सकते हैं यहाँ पर बाय निषेचन का हानि में क्या हो जाएगा। अब देखो जल है, अब जल में क्या किया समझ लो। पहले जल में नर भी अपना युग्मक छोड़ दिया, मादा भी छोड़ दी। अब यहाँ पर नर 1000 युग्मक रिलीज की, मादा भी 100 युग्मक रिलीज की। ऐसा जरूरी है कि सब एक दूसरे पर निशाना लगा के जाके मिल जाएगा, संभव नहीं मिलना। मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि जाके इसके साथ मिलिए जाएगा, ये तैरते तैरते दूसरे जगह भी जा सकता, खत्म हो जाएगा तैरते तैरते, कहीं मर सकता है कहीं मर सकता है ना। उसके बाद इसको जो है दूसरा जीव खा भी सकता है, इसको भी खा सकता है। अगर फ्यूजे कर गया, जायगोटे बन गया, तो जायगोट भी जो है दूसरा जीव का इसमें शिकार बन सकता है। अब छोटा संतान है जो भाग नहीं पाएगा, है ना, तो वैसी स्थिति में भी जो है दूसरा जीव के शिकार होने जैसी स्थिति से ये गुजरते रहेगा। यानी कह सकते हैं कि इसमें युग्मक का क्षति काफ़ी अधिक मात्रा में होती है, और साथ में अन्य जीवों का यानी शिकारियों का शिकार होने जैसी स्थिति से इसके जायगोट और अपरिपक्व संतति गुजर रहे होते हैं हमेशा। क्या कोई दिक्कत इसमें, है ना। तो वही चीज़ कहेंगे इसमें कहेंगे कि इस विधि में किसका क्षति अधिक होता है, इस विधि में है ना गैमेट यानी युग्मक, गैमेट्स का क्षति काफ़ी अधिक होती है, क्षति काफ़ी अधिक होती है। हालांकि युग्मक का क्षति तो कोई निषेचन रहे सब में होता है ना। अब उसके बाद क्या है दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन ये है कि इसके जायगोट अपरिपक्व भ्रूण या अपरिपक्व संतान शिकारियों के शिकार होने जैसी शिकार होने जैसी स्थिति से गुजरती है, होने जैसी स्थिति से गुजरती है, होने जैसी स्थिति से गुजरती है, शिकारियों के शिकार होने जैसी स्थिति से गुजरती है, शिकारियों के शिकार होने जैसी स्थिति से गुजरती है। तो ये हो गया क्या बाह्य निषेचन, ये हो गया क्या बाह्य निषेचन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। क्या कोई प्रॉब्लम इसमें, है ना। अब हम लोग इसके बाद देखने जा रहे हैं निषेचन पश्च की घटनाएं। अब दोनों मिल गया तो मिलने के बाद क्या बनाएगा, जायगोट बनेगा ना। तो निषेचन पश्च की घटनाएं लिखो फर्स्ट में, ये हो जाएगा। एक में देखे निषेचन पूर्व की घटनाएं, दूसरा निषेचन की घटनाएं, तीसरा निषेचन पश्च की घटनाएं, निषेचन
पक्ष की घटनाएं, यानी क्या, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, निषेचन पक्ष की घटनाएं, निषेचन पक्ष की घटनाएं। तो क्या कह सकते हैं कि निषेचन के बाद होने वाली घटनाओं को निषेचन पक्ष की घटनाएं कहा जाता है। निषेचन पक्ष की घटनाएं कहा जाता है। निषेचन पक्ष की घटनाएं कहा जाता है। अब निषेचन पक्ष क्या होता है? सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक टर्म इसमें, जाइगोट। क्या? जाइगोट। अब कहेगा जाइगोट क्या होता है? कहेगा जाइगोट यानी युग्मनज क्या होता है? युग्मनज के बारे में बताओ, युग्मनज क्या होता है? अगुणित नर युग्मक और अगुणित मादा युग्मक के संयुग्मन से जो द्विगुणित संरचना का निर्माण होता है उसी को क्या कहते हैं? जाइगोट। क्या कहते हैं? जाइगोट कह सकते हैं। अगुणित यानी अगुणित को n से, अगुणित नर युग्मक एवं अगुणित मादा युग्मक के संयुग्मन से निर्मित द्विगुणित संरचना को जाइगोट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जाइगोट कहा जाता है, जिससे एम्ब्रियोजेनेसिस का क्रिया होता है। एम्ब्रियोजेनेसिस का क्रिया होता है। यही ना आगे चल करके एम्ब्रियो का निर्माण करता है, भ्रूण का निर्माण करता है। अब यही जाइगोट ने आगे चल करके भ्रूण का निर्माण करता है। ये किसका निर्माण करता है? भ्रूण का निर्माण करता है। यही आगे चल करके किसका निर्माण करता है? भ्रूण का निर्माण करता है। क्या समझने में कोई दिक्कत नहीं ना? हम लोग जानते हैं नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों फ्यूज करता है तो द्विगुणित संरचना बनता है, और द्विगुणित संरचना को हम क्या कहते हैं? जाइगोट। और यही जाइगोट विकसित होकर के क्या करता है? तो एम्ब्रियो का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? एम्ब्रियो का निर्माण करता है। और एम्ब्रियो का जो निर्माण होता है उसी प्रक्रिया को कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। क्या कहते हैं? एम्ब्रियोजेनेसिस। लिख लिए? अब देखो इसमें यहाँ पर एम्ब्रियोजेनेसिस जो होता है, क्या होता है? एम्ब्रियोजेनेसिस यानी भ्रूणोद्भव। क्या? भ्रूणोद्भव का जो क्रिया होता है, एम्ब्रियोजेनेसिस का जो क्रिया होता है तो उसमें क्या होता है? एम्ब्रियोजेनेसिस का क्रिया में क्या होता है? कह सकते हैं कि एम्ब्रियो निर्माण की प्रक्रिया को एम्ब्रियोजेनेसिस एम्ब्रियो निर्माण की प्रक्रिया को एम्ब्रियोजेनेसिस
कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एम्ब्रियोजेनेसिस कहा जाता है। अब क्या है, एम्ब्रियोजेनेसिस जो है ये 2 फेज में पूरी होती है। कितने फेज में? 2 फेज में। एम्ब्रियोजेनेसिस कितने फेज में पूरी होती है? 2 फेज में। एक सेल डिवीजन, एक क्या? सेल डिवीजन, और दूसरा सेल डिफरेंशिएशन। एक कोशिका विभाजन और दूसरा कोशिका विभेदीकरण। क्या? कोशिका विभेदीकरण। दूसरा क्या होगा? कोशिका विभेदीकरण। एक जो है सेल एम्ब्रियोजेनेसिस का क्रिया यानी भ्रूणोद्भव का क्रिया 2 फेज में पूरी होती है मुख्य रूप से, एक सेल डिवीजन और एक सेल डिफरेंशिएशन। लिख लिए, इसको बांटो इस तरह से। एक में हो जाएगा सेल डिवीजन, दूसरा में हो जाएगा सेल डिफरेंशिएशन। एक है कोशिका विभाजन, दूसरा है कोशिका विभेदीकरण। लिख लिए। तो ये चीज़ें हो गया। क्या इसमें कहीं प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए तुम लोगों को? कोशिका विभेदीकरण कहीं प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इतना सारा जो पढ़े हम लोग, है ना। अब देखो यहाँ पे निषेचन से हम लोग देख रहे थे कि निषेचन किसको कहते हैं। तुम ही लोग बताओगे निषेचन किसको कहते हैं? नर युग्मक और मादा युग्मक के संयुग्मन को निषेचन कहा जाता है। निषेचन कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। कौन कौन? आंतरिक और बाह्य। जब मादा के शरीर के अंदर हो तो कौन निषेचन? और जब मादा के शरीर के बाहर हो, कुछ है इसमें। और बाह्य निषेचन का हानि में हम लोग क्या देखें कि इस विधि में गैमेट का क्षति काफ़ी अधिक होता है। इसके जाइगोट अपरिपक्व, है ना, या जाइगोट अपरिपक्व भ्रूण अपरिपक्व संतान शिकारियों के शिकार होने जैसी स्थिति से गुजरती है। और निषेचन के बाद होने वाली घटनाओं को निषेचन पश्च की घटना और युग्मक का जो संयुग्मन होता है उसके परिणाम स्वरूप द्विगुणित संरचना बनता है जिसे जाइगोट कहते हैं। और ये जाइगोट हो गया। एम्ब्रियोजेनेसिस जो है एम्ब्रियो निर्माण की प्रक्रिया को कहा जाता है। ये 2 फेज में पूरी होती है, सेल डिवीजन और सेल डिफरेंशिएशन। कोई प्रॉब्लम? तो आज यहीं तक रहने दो, कल इससे आगे देखेंगे। ठीक।